हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते आ रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था। दोस्तों, वह थे सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी के शासन काल में ही दोस्तों गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिकंदर लोदी के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश था। और आप लोग यह भी याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक शासन किया और जुलाई 1489 में अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक बना था। और यह आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जुलाई 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी और 21 नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, आप लोगों से प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और यहाँ पे बात वह है गुरु नानक देव की। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। और आप लोग यह भी याद रखिएगा कि सिखों के संस्थापक कौन थे, तो सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव ही थे। अगला प्रश्न कहता है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए, सोमपुर महाविहार का अन्य नाम है महाड़पुर बौद्ध विहार या सोमपुर विहार या सोमपुर महाविहार। यह एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो वर्तमान में ध्वंस हो चुका है। यह बांग्लादेश के नौगांव जिले के बादलगाछी उप जिले के महाड़पुर में स्थित है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। दोस्तों, यहाँ बात हुआ है दोस्तों धर्मपाल की। तो आप लोग याद रखिएगा कि धर्मपाल हैं जो कि गोपाल के बाद शासक बना था। देखिए, धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। आप लोग यह नोट कर लीजिएगा कि सोमपुर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना धर्मपाल ने ही किए थे और इन्होंने ही भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और धर्मपाल थे जो कि साम्राज्य का दूसरा शासक था। और आप लोग यह भी याद रखिएगा कि धर्मपाल थे जो कि गोपाल के पुत्र थे। अगला प्रश्न कहता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद की हड़ताल में। दोस्तों, अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। यह आप लोग याद रखिएगा। यह हड़ताल दोस्तों 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिनों का हड़ताल किया था। इस हड़ताल में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था क्योंकि इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को सफल किया और इसी सफलता को देखते हुए 1918 में अहमदाबाद के मिल की मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन दूसरा सफल आंदोलन था। और दोस्तों, अगर आप लोग महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग वीडियो को अवश्य देख लें। अगला प्रश्न कहता है कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन पत्र है जो कि गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल भाषा में और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। सवाल यह कहा है कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन पत्र के संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है। यह प्रश्न कहता है कि विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पे दोस्तों बात की है तत्व की। अगर तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, अगर सवाल में यह पूछे कि
विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है? तो अगर गैस की बात करें तो नाइट्रोजन होगा, जो कि 78.08% पाया जाता है। सेकेंड स्थान पे आता है ऑक्सीजन, जो कि 20.95% पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न में यह पूछा जाए कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे भारी गैस है रेडॉन। और सवाल में यह पूछे कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर होगा यूरेनियम। और दोस्तों अगर मैं यह पूछ दूं कि सबसे हल्की गैस व सबसे हल्की तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन है, जो कि सबसे हल्की गैस व सबसे हल्की तत्व है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के संचयन होने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में सीमेंट उद्योग है जो कि बंजारी डालमिया नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यह पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, लेकिन चेन्नई में स्थापित करवाने में 1904 में सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। दोस्तों यह सवाल में पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, ठीक है। और आप लोग यह भी नोट कर लीजिएगा कि भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, राजस्थान दूसरा स्थान पे है, कर्नाटक तीसरा स्थान पे, मध्य प्रदेश चौथा स्थान पे और पांचवा स्थान पे गुजरात राज्य स्थित है। और दोस्तों विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश कौन सा है, तो यह याद रखिएगा कि वह चीन देश है और दूसरा स्थान पे भारत स्थित है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, हंटर कमेटी की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। किस चीज़ के आधार पर जोर दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा से जोर दिया गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा पर को प्रोत्साहन ना दिया जाए, मतलब कि जो धर्म पर आधारित शिक्षा है उसे प्रोत्साहन ना दिया जाए। और दूसरा बात यह कहा गया था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। और सवाल में यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा मार्च 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन था दोस्तों? वे थे दादा भाई नौरोजी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था और इन्होंने ही सेंट्रल फिन्सबरी की सीट से लिबरल पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसी के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय बने थे। ये सारे नोट्स को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में यह पूछा गया है कि काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना है जो कि काठियावाड़ रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि काठियावाड़ रुद्र दामन के किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि काठियावाड़ रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न कहता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कवि कहा जाता था, जिनके नाम दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीदास गोसाल। देखिए ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के आभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था।
अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण कौन है। तो दोस्तों आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए ऑक्सीजन की कमी से दोस्तों आलू में ब्लैक हार्ट का रोग का कारण बनता है। देखिए उच्च भंडारण तापमान और कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण आलू में ब्लैक हार्ट की बीमारी होती है। यह गैर परजीवी बीमारी है जो आमतौर पर भंडार के गोदानों में पाई जाती है। यह प्रश्न कहता है कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो दोस्तों प्रेस सेंसरशिप को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजी ने लागू किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार की प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई है जो कि रोहतास जिले में होती है। देखिए रोहतास जिले से सोन नहर होकर गुजरती है जो कि बिहार के सबसे प्रमुख नहर प्रणालियों में से एक है। अगर बात करें कि बिहार की सबसे प्रमुख नहर प्रणाली कौन सी है तो वो है पूर्वी सोन नहर प्रणाली जो कि सोन नदी पर स्थित है। दूसरा स्थान पे आता है पश्चिमी सोन नहर जो कि सोन नदी पर ही स्थित है। और तीसरा स्थान पे आता है त्रिवेणी नहर। और चौथा स्थान पे आता है गंडक बांध नहर। ये सारे नहर को दोस्तों आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का मापन है जो कि यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और यहाँ पे बात किया गया है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, ठीक है। तो देखिए कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ये पॉइंट को भी आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो दोस्तों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन है जो कि 9 जून 1968 ईस्वी में लगाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए 9 जून 1968 से यह राष्ट्रपति शासन लगा था जो कि 1969 तक यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कुल 242 दिनों तक लगा था। और दोस्तों बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है जो कि कुल कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1969 में। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1972 में। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। पांचवा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। और छठा राष्ट्रपति शासन लगा था 1995 में। सातवां राष्ट्रपति शासन लगा था 1999 में। और 8वां राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में जो कि आखिरी राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य पे लगा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा था। कुल 10-10 बार दोनों राज्य पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है दोस्तों। और आप लोग ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि 1950 के बाद से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। और यह सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था जो कि राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यह प्रश्न कहता है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के राज्य था पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है। इसका ऑप्शन में डी सही आंसर होगा। देखिए लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में इनकी सफलता के लिए इन्हें पंजाब का शेर यानी कि शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों आप लोगों से प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि शेर ए पंजाब की उपाधि किसे दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि शेर ए पंजाब की उपाधि महाराजा रंजीत सिंह को दिया गया है। और अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1776 में गुजरानवाला में हुआ था जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है।
तो आप लोग ये जान ले दोस्तों कि विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 400 मीटर है और यह रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। और यह भी आप लोग याद कर ले कि यह स्तूप का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और यह स्तूप के चारों कोनों में बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां बनवाई गई है, जो कि इस स्तूप को और भी मनमोहक बनाती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तालचेर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तालचेर या तलचर कोयला क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी पर स्थित है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों से सवाल में यह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादक कौन सा राज्य करता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य करता है। इसके बाद ओडिशा में किया जाता है और थर्ड स्थान पे छत्तीसगढ़ स्थित है। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो आप लोग नोट कर ले कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन देश करता है, दूसरा स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तीसरा स्थान पे भारत कोयला का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आप लोग नोट कर ले कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है, जो कि छोटी आंत में पाचन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो दोस्तों पौधों के जड़ के गांठों से हल्दी प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस है, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 4 दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दिवस के बारे में एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।